टैक्स दो तरीका का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आप कमाई कर रहे हैं, आपके इनकम पे जो हम टैक्स लेंगे इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। वस्तु और सेवा पे जो टैक्स लेंगे, जैसे आप मान लीजिए जो वस्तु खरीद रहे हैं या सेवाएं को ले रहे हैं, उस पे जो टैक्स लेंगे इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डिफरेंस कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट टैक्स में लिख देंगे टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन। व्यक्तियों के इनकम पे जो टैक्स लगाएंगे उसको डायरेक्ट टैक्स, टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स में लिख देंगे टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवा पे लगाएंगे उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। या दूसरे भाषा में लिख सकते हैं टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द सेम पर्सन, इसको डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में लिख सकते हैं टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। पर्सन के डेफिनेशन में टोटल 7 लोग आएंगे। कौन कौन से लोग आएंगे? एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म, 4 हुआ है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये 7 लोग आएगा। एन इंडिविजुअल माने हम लोग जैसा इंसान, एचयूएफ माने हम लोगों का परिवार, कंपनी मतलब कंपनी होता है, फॉर्म माने पार्टनरशिप फॉर्म, लोकल अथॉरिटी माने केएमसी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन माने आपका यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज, ये है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। अगर पूछेगा कि भाई स्टेटस को पहचानिए कि कौन से लोग हैं, जैसे मिस्टर अमिताभ बच्चन इंडिविजुअल है, रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है, कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, एक्स एंड वाई कंपनी तो क्या भाई ये फॉर्म है। इस तरीक़े से आपको बताना है, स्टेटस को पहचानने के लिए भी आता है। असेसमेंट ईयर, जो साल चल रहा है, ताज़ा जो साल चल रहा है, करेंट वाला जो साल है, इसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। क्या चल रहा भाई? 2023-24। पिछला साल जो आप कमाई किए हैं ना, उसका इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर में लगेगा, यानी 23-24 में लगेगा। पिछला साल यानी 22-23 में जो आप कमाई किए हैं उसका ऊपर टैक्स इस साल लगेगा। आपका कहाँ लगेगा? 23-24 में। तो असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन है इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ starting from 1st April ending on 31st March to the next year. It is a period of 12 months starting from 1st April ending on 31st March to the next year. It is a period of 12 months starting from 1st April ending on 31st March to the next year. And previous year income taxable. Previous year income taxable in assessment year. Previous year income taxable in assessment year. Previous year क्या होता है? असेसमेंट ईयर से जस्ट पिछले वाले साल को, असेसमेंट ईयर से जस्ट पिछले वाले, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। या दूसरे भाषा में कहेंगे द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, टैक्सेबल टू द नेक्स्ट ईयर, टैक्सेबल टू द नेक्स्ट ईयर। इसको हम क्या कहते हैं? टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन, टैक्स मैनेजमेंट में डिफरेंस पूछता है। टैक्स प्लानिंग टैक्स को कम करने का एक तरीका है जो कि लीगल तरीका है, माने इट इज़ अ वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी टेकिंग एग्जम्पशन डिडक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट।
इनकम टैक्स एक्ट का एग्जाम्पशन रिडक्शन माने लीगली तरीका से जब टैक्स को कम करेगा उसको टैक्स प्लानिंग कहते हैं। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है बाय टेकिंग एडवांटेजेज लूफुल्स ऑफ द एक्ट में कुछ कमी रहता है उसका एडवांटेज लेके आप टैक्स को कम करें, इसको टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। टैक्स इवेशन का मतलब टैक्स का चोरी करना, इनकम को कम दिखा दे रहे हैं या खर्च को ज़्यादा दिखा दे रहे हैं, इसको टैक्स इवेशन कहते हैं। और टैक्स मैनेजमेंट का मतलब सारे नियम को फॉलो करना, सारे नियम का पालन करना, इसको हम टैक्स मैनेजमेंट कहते हैं। टैक्स प्लानिंग का बेनिफिट लॉन्ग रन में मिलता है, टैक्स अवॉइडेंस का बेनिफिट शॉर्ट रन के लिए होता है, टैक्स इवेशन से पेनल्टी को अट्रैक्ट करता है और टैक्स मैनेजमेंट पेनल्टी से हमें बचाता है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इनकम टैक्स में टैक्स लायबिलिटी में कुछ रिबेट मिल जाता है। रिबेट कब मिलेगा? ये रिबेट किसको मिलेगा? एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को ये रिबेट मिलेगा। रिबेट कब मिलेगा? जब उनका इनकम 5 लाख से कम हो, 5 लाख हो या 5 लाख से कम हो। कितना रिबेट मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और 12,500, 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और 12,500 विच एवरेज लोअर, दोनों में जो छोटा होगा वो वाला रिबेट मिल जाएगा। तो छूट किसको मिलेगा? एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। कौन सा सेक्शन में छूट मिलेगा? 87A में छूट मिलेगा। कब मिलेगा? जब 5 लाख से उनका इनकम कम है या 5 लाख तक है। 5 लाख से ज़्यादा होते ही ये रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जितना टैक्स लायबिलिटी आया है, जितना टैक्स लायबिलिटी आया है और 12,500, दोनों में जो छोटा होगा उसको हम रिबेट दे देंगे। रिबेट यानी टैक्स में छूट मिलना, टैक्स लायबिलिटी में छूट मिलना। क्वेश्चन पूछेगा कि मेंशन 5 नेम्स ऑफ इनकम विच इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, माने 5 ऐसा इनकम का नाम बताना है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो फटाफट से बोलते हैं। पहला, एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर भारत में ज़मीन है और उससे इनकम होता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्रीकल्चरल इनकम। दूसरा, डेली अलाउंस टू एमपी एंड एमएलए, एमपी और एमएलए को जो डेली का खर्च मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्कॉलरशिप, अगर आपको पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। कंपनसेशन रिसिप्ट फ्रॉम एनी डिजास्टर, कोई तबाही हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, उसमें आपको सरकार पैसा दे रहा, जैसे रेल दुर्घटना हो गया उसमें सरकार आपको 10 लाख रुपया दे रहा, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसको हम कहते हैं कंपनसेशन रिसिप्ट फ्रॉम एनी डिजास्टर। ये कितना हुआ भाई? 4 हुआ अभी। परक्यूजिट पेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई एम्प्लॉय गया है और उसे कोई सुविधा दिए हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। छठा, कंपनसेशन रिसिप्ट फ्रॉम भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट, भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था उसके तहत हमें कंपनसेशन मिल रहा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चरल इनकम, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड एंड सच लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, लैंड से कोई भी रेंट मिल रहा है या रेवेन्यू मिल रहा, वो लैंड भारत में है और उसे यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए, उस पर खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा, तो ऐसे इनकम को हम कहेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब एग्जाम में पूछता है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एग्रो इनकम, एग्रो यानी एग्रीकल्चरल इनकम, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्रो इनकम, नॉन एग्रो माने नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्जाम्पल को टैक्स में इंस्टांसेस भी कहते हैं, एग्जाम्पल को टैक्स में इंस्टांसेस भी कहते हैं। एग्रो इनकम का एग्जाम्पल क्या है सुन लीजिएगा फटाफट। प्लांट सोल्ड इन पॉट प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म, प्लांट हम पॉट में बेच रहे हैं बेसिक ऑपरेशन को करके। इनकम फ्रॉम गार्डनिंग, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन एटीसी, ये सारे के सारे एग्रो इनकम। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्रो इनकम, नॉन एग्रो इनकम यानी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या क्या है भाई? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है रॉयल्टी इनकम,
इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग। रॉयल्टी इनकम, इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग। फिशरीज से इनकम हो रहा, मछली मारने से इनकम हो रहा, या रॉयल्टी इनकम मिल रहा, कोई तेल उल का कुआं खोदते हैं, या पोल्ट्री फार्मिंग से आपका इनकम हो रहा है, या सैलरी रिसीव बाई एन एम्प्लॉई फ्रॉम सच कंपनी विच इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। ऐसा कंपनी से एम्प्लॉय को सैलरी मिल रहा जो खेती बाड़ी का काम करता था। ये सारे के सारे नॉन एग्रो इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। अगर पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है या पार्टनर को सैलरी मिल रहा और वो फॉर्म एग्रीकल्चरल इनकम को करने में बिजी है, तो ऐसे इनकम को हम एग्रो कहेंगे। पार्टनर को अगर मिल रहा सैलरी और वो पार्टनरशिप खेती बाड़ी का काम करता है और वहाँ सैलरी मिल रहा, तो ऐसे इनकम को एग्रो कहेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस का माप किया जाता है फॉर द चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को चार्ज करने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस का माप करते हैं कि भारत में रहता है या नहीं रहता है। नहीं रहता तो भी टैक्स लगेगा, रहता है तो भी टैक्स लगेगा। टाइमिंग अलग अलग हो जाता है। हम लोग अभी कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का हमें रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करना है। तो अगर एक इंडिविजुअल भारत में पिछला साल प्रीवियस ईयर 182 दिन रहता है या उससे ज़्यादा रहता है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो कहलाएगा रेसिडेंट इन इंडिया। और अगर पहला कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड करता है तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड करिए कि पिछला साल कम से कम 60 दिन या उससे ज़्यादा रहिए, प्लस वहाँ से लगातार पिछले 4 साल में 365 दिन उससे ज़्यादा 365 दिन या उससे ज़्यादा रहिए। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड करिएगा तो आप रेसिडेंट कहलाइएगा, और इसमें से कोई एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड कहलाइएगा तो आप नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कहलाइएगा। नॉन रेसिडेंट